नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जी आर भारती, सहायक प्राध्यापक, गवर्नमेंट वेदराम कॉलेज माल खरोदा, जिला जांजगीर चांपा में पदस्थ हूँ। आज मैं एमए सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के 4th पेपर के 2nd यूनिट्स के उनके जो टॉपिक्स है नेशनल पॉलिसी ऑफ प्रिजन, बंदीगिरी की राष्ट्रीय नीति। ये भारत में जो बंदीगिरी संबंधी राष्ट्रीय नीति हैं उनके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। हमने इस टॉपिक्स को जो बंदीगिरी के राष्ट्रीय नीति है उनको इस स्वरूपों में बांटा हुए हैं। हम चाहेंगे आप इसको अच्छे से नोट कर लें ताकि आपको आसानी होगा। पहला हम देखेंगे इस पे बंदीगिरी का परिचय, दूसरे में भारत में बंदीगिरी का विकास है जो कैसे स्वरूप में हुआ उसको हम बांटते हैं जो हमारे मुख्य टॉपिक्स है, और इसी के साथ कैसे कैसे हुआ, जैसे वैदिक युग, स्मृति युग, महाकाव्य युग, पूर्व वैदिक युग, ऐतिहासिक युग और सुधार युग। ये 5-6 युग हैं जिस पे प्राचीन काल में बंदीगिरी हमारे कैसे थे उसको देखेंगे, और उसके साथ फिर सुधार युग में हम आते हैं कि कैसे हमारे बंदीगिरी का सुधार स्टार्ट हुआ, जिसमें प्रथम बंदीगिरी सुधार समिति 1836 है, जिसमें द्वितीय बंदीगिरी सुधार समिति 1862 देखेंगे, और फिर बंदीगिरी अधिनियम 1894 देखेंगे, और उसके बाद भारतीय बंदीगिरी समिति 1919-1920, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1920 और 1919 देखेंगे, और उसके बाद बंदीगिरी सुधार समिति 1946, और फिर स्वतंत्र भारत में बंदीगिरी का विकास, और उसके बाद विभिन्न राज्यों में बंदीगिरी की स्थापना कैसे हुई वो देखेंगे, और उसके बाद भारत सरकार द्वारा जारी बंदीगिरी से संबंधित अधिनियम और नियम और साथ में उनके द्वारा दिए गए परामर्श, इस स्वरूप में ये बटा हुआ अंतिम में उपसंहार है। तो इस स्वरूप में ये पूरे टॉपिक्स बांटा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं बंदीगिरी के परिचय की ओर। हम साधारण शब्दों में जानते हैं कि बंदीगिरी क्या है। बंदीगिरी एक ऐसा स्थान है जो राज्य द्वारा संचालित होता है और जहाँ पे राज्य की न्यायिक संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो आपराधिक कृत्य करता है, सामाजिक नियमों को तोड़ता है, तो उसको दंड देने के लिए जो कारावास की व्यवस्था की जाती है वही जगह स्थान जहाँ पर उसको रहने के लिए रखा जाता है, रोका जाता है, उस स्थान को हम बंदीगिरी कहते हैं। सीधी सी बात है कि समाज में जो नियम उपनियम बने हुए हैं उन नियमों को अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उनको दंड स्वरूप देने के लिए समाज न्याय व्यवस्था के माध्यम से उनको एक ऐसी स्थान में रखा जाता है जहां निर्जन हो, जहां कोई उनको सामाजिक संबंध स्थापित करने का मौका ना मिले, ऐसी ही जगह को हम बंदीगिरी के रूप में जाना जाता है, जो एक सजा के तौर पे जाना जाता है। हालांकि आज के तौर में बंदीगिरी एक सुधार गृह के रूप में जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसको एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाता था, माना जाता जहाँ पे इनको यातना दिया जाता था, अत्यंत पीड़ादायक माहौल में इनको रखा जाता था। तो ऐसी स्थान जहाँ पे व्यक्ति को रखा जाता है, रोका जाता है, उसको हम कारागृह या जेल के रूप में जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम प्रिजन कहते हैं। अगला हम पढ़ते हैं भारत में बंदीगिरी। भारत में बंदीगिरी का जो स्वरूप होता है, विकास होता है, वो इस तरह होता है। वैदिक युग में हम देखते हैं उस काल में भी जो नर्क के रूप में पाया जाता था, एक कहा जाता था कि नर्क नाम का चीज होता है, उस जगह को हम बंदीगिरी के रूप में जाना जाता है। स्मृति युग में भी हम ढेर सारे जगह पाए जाए हैं जहाँ पे स्मृति युग में दंड और जुर्माना का व्यवस्था था, और महाकाव्य युग में हम देखते हैं रामायण और महाभारत जो 2 महाकाव्य हैं, उनके काल में भी हम रावण के काल में भी और कृष्ण के काल में भी, जहाँ पे कृष्ण का जन्म इस जगह पे होता है जो स्वयं एक कारागृह होती है, तो ऐसी अवस्था में वहाँ पे हम कारागृह की स्वरूप देखते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक युग है और फिर अंतिम सुधार युग होता है। ऐतिहासिक युग में चाणक्य के द्वारा लिखित और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उनमें विभिन्न राजा महाराजाओं के स्थानों पे, जैसे मौर्य है, मुगल काल है, मराठा काल है, इन कालों में भी इनके द्वारा लिखित जो काव्य अर्थशास्त्र उनमें इन तरीके के कारागृहों की या जेलों की व्यवस्था है। अगला देखते हैं प्रथम बंदीगिरी सुधार युग में। तो सुधार युग का जो प्रारंभ होती है वो इस अधिनियम या सुधार समिति के स्वरूप होती है। भारत प्रथम बंदीगिरी सुधार समिति 1836, ये 1836 का जो बंदीगिरी सुधार समिति है इसी के आधार पर सुधार स्वरूप का जो बंदी गृहों में सुधार का जो एक कॉन्सेप्ट लेके आए
वो यहीं से सुधार होती है 1836 से। 1836 में जो सुधार समिति बना उसमें ये सुझाव दिया गया कि एक केंद्रीय बंदीगृह की स्थापना करने का प्रावधान किया गया कि ऐसा एक केंद्रीकृत बंदीगृह हो जहां पे जो अनेक जगहों पे छोटे छोटे जो हुआ करता था उनको केंद्रित करने का प्रयास किया गया। दूसरा कि प्रत्येक प्रांत में एक बंदीगृह निरीक्षक का नियुक्ति की जाए जो उस बंदीगृह की देखभाल करे, और साथ में सभी बंदीगृहों में अपराधियों को रहने के लिए निवास की समुचित व्यवस्था की जाए। ऐसी 1836 में जो बंदीगृह का जो समिति बना वो सुधारात्मक सुझाव दिए थे। उसके बाद द्वितीय बंदीगृह सुधार समिति 1862 में बना। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक बंदीगृह में रहने की समुचित व्यवस्था हो, उनको भोजन दिया जाए, उनको वस्त्र दिया जाए, और साथ में उस वातावरण को जहाँ पे वो निवास करते हैं वो स्वच्छ हो, साफ सुंदर हो। साथ में बंदीगृह में चिकित्सकों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की जाए। ऐसी 1862 की जो समिति है उन्होंने सुझाव दिया। और साथ में उन्होंने कहा कि अपराध की प्रकृति के आधार पर इन अपराधियों को वैज्ञानिक वर्गीकरण भी करने का सुझाव दिया गया ताकि अलग अलग इनको अपराध की प्रकृति के आधार पर रखा जा सके। और साथ में इन्होंने कहा कि केंद्रीय बंदीगृह में 15% अपराधियों के लिए निर्जन मांस की व्यवस्था की जाए, ऐसी उन्होंने व्यवस्था किया था। इन दो सुधार समितियों के बाद 3 और सुधार समिति बने, जो तृतीय सुधार समिति और चतुर्थ सुधार समिति और पंचम सुधार समिति करके बना था। उसके बाद जो 1894 में एक अधिनियम आया जिसको हम 1894 का अधिनियम आते हैं, जो संपूर्ण भारत में लागू हुआ, और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत के सभी बंदीगृहों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया। दूसरी है कि अपराधियों के प्रकारों को वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करने का इस अधिनियम में प्रावधान किया गया, और साथ में दंड के स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया, जिसमें यह कहा गया कि कोड़े जो लगाए जाते थे वो नहीं लगाएंगे, और यह एक अमानवीय कृत्य के रूप में इसको शामिल किया गया। उसके बाद हम स्पष्ट देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919-20 और भारतीय बंदीगृह समिति 1919-20 ये दोनों एक साथ आए थे। तो भारतीय बंदीगृह समिति 1920 और 1919 ये सबसे बड़ा अधिनियम और सुधार सुझाव था जो नेशनल पॉलिसी के निर्माण में सहयोग देता है। ये पॉलिसी ही जो उस समय बना था 1919-20 ये मूल है, और इसी के स्वरूप में आज भी इसी का पालन किया जाता है। इस जो समिति बनी इसके जो अध्यक्ष थे वो सर अलेक्जेंडर कार्डियो थे, इसी कारण इसको कार्डियो समिति भी कहा जाता है। इन्होंने विभिन्न जगहों पे या विभिन्न प्रांतों पे जो जेल थे उनके अध्ययन किया और एक विस्तृत सुझाव दिया कि कैसे इन जेलों में अधिक से अधिक सुधारात्मक व्यवस्था की जाए। जैसे उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा है कि जब तक बंदी गृह में है उन पर ऐसे प्रभाव डाले जाने चाहिए जो उन्हें आगे सिर्फ अपराध करने को न रोके बल्कि उनके चरित्र पर सुधारात्मक प्रभाव भी डाले। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। साथ में उन्होंने यह कहा कि यह सुधारात्मक जो व्यवस्था हमारा द्वितीय उद्देश्य है जो बंदी गृहों के लिए है। प्रथम उद्देश्य हमारा सीधे सीधा हम दंड का मानते हैं, लेकिन द्वितीय उद्देश्य उसका सुधार करना हमारा होना चाहिए। ये उन्होंने अपने सुझाव में दिए थे। इस समिति ने अनेक सुझाव दिए हुए हैं। इन सुझावों को हम क्रमशः देखते हैं कि बंदी गृहों में की देखभाल का जो दायित्व है वो एक प्रशिक्षित अधिकारियों को सौंपा जाए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। ये मूल था क्योंकि उस समय बंदी गृहों का जो देखभाल करते थे वो प्रशिक्षित नहीं होते थे और बंदियों पे अनेक तरीके के अत्याचार करते थे, जैसे कोड़े लगाना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ये बहुत ज्यादा हुआ करता था। इसलिए ऐसी व्यवस्था इन्होंने सुझाव दिया था। दूसरा उन्होंने कहा कि इन बंदी गृहों में पुलिस जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, जो अधीक्षक बने, वो 2 तरीके के लोग हों, या तो वो पुलिस अधिकारी हो या सेना के जो डॉक्टर है उनको ये दायित्व सौंपा जाए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो कारागृह है उसमें ऐसे चिकित्सकों की नियुक्ति किया जाए जो वहीं पे रहे और चिकित्सा अधिकारी जो अधीक्षक था उनके अधीन रहे ताकि वो वहीं पर रह के बंदी गृह के चिकित्सा संबंधी सेवा दे जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि द्वारपाल में जो नियुक्त अधिकारी होता है, जो कर्मचारी द्वारपाल में होता है,
वो कम से कम इतना पढ़ा लिखा हो कि आने वाले या जो पढ़ने लिखने का काम मामूली काम है वो कर सके। उस दूसरे आधार पर उन्होंने कहा कि अपराधियों का एक वर्गीकरण की जावे जिसमें आदती अपराधी और आकस्मिक अपराधी इनको अलग अलग रखा जाए वर्गीकरण करके। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि कैदियों को अलग अलग न रखकर एक साथ रखने की व्यवस्था की जाए, ऐसा सुझाव कार्डियो समिति ने दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन कैदियों से परिश्रम तो लिया जाए, लेकिन परिश्रम के लिए ना लिया जाए, बल्कि उनको पीछे जो उद्देश्य होना चाहिए वो अपराधियों को सुधार करने के लिए परिश्रम कराया जाए, ऐसा उद्देश्य पूर्ण कार्य उनसे लिया जाए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। साथ में उन्होंने कहा कि इनको जो कोड़े लगाने की परंपरा थी उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, क्योंकि यह एक अमानवीय कृत्य है, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। साथ में उन्होंने कहा कि अपराधियों को पत्र लिखने और पत्र प्राप्ति करने का पूर्ण अधिकार दिया जाए, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। इस बात की पूरी छूट दी जाए कि ये कैदी अपने परिवार, अपने मित्रों और अन्य सगे संबंधियों से मिल सके। और साथ में उन्होंने कहा कि इन बंदीगृहों में पुस्तकालय की व्यवस्था की जाए, ताकि जो बंदीगृह वहाँ कैदी के रूप में है वो अपना मानसिक विकास कर सके। साथ में उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को 2 जोड़ी पहनने के लिए कपड़े दिया जाए, वस्त्र दिया जाए, और आगे उन्होंने कहा कि इन्हें भोजन जो है वो अच्छा और पौष्टिक प्रदान किया जाए, ताकि इनका स्वास्थ्य अच्छी बने रहे। साथ में उन्होंने कहा कि जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है उनको पढ़ने लिखने की अनुमति दी जाए। वो कैदी, वो दंड प्राप्त जो कैदी लोग हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक कम है, तो उनको उन जेलों से ही इनको पढ़ाई करने का या पढ़ने लिखने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि ये वहां से जब बाहर आए तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। और साथ में उन्होंने यह सुझाव दिया कि इन कैदियों को पैरोल जैसे संस्था के आधार पे, पैरोल जैसे नियम के आधार पे छोड़ने की भी अनुशंसा की। और साथ में उन्होंने कहा कि इन कैदियों को जब ये जेल से रिहा हो तो ऐसी मदद की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ये बाद में अपने परिवार और समाज में आसानी से सामंजस्य स्थापित कर सके, ऐसी कोई मदद दी जानी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि बाल अपराधियों के लिए, जो बाल अपराधी होते उनके लिए अलग से कारागार की व्यवस्था या सुधार संस्था की स्थापना की अनुशंसा की जानी चाहिए, ऐसी इन्होंने व्यवस्था या सुधार हेतु इन्होंने अनुशंसा किए थे। उन्होंने कहा कि बाल अपराधियों और आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्तियों को अलग अलग रखने की संपूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसे इन्होंने सुझाव दिया था। और साथ में उन्होंने कहा कि इन अपराधियों से निर्माण संबंधी कार्यों को लिया जावे, ताकि इनकी सुधार भी हो सके, और भारत सरकार या राज्य सरकार जिसकी संचालन करते हैं उनके को एक निर्माण कार्य कराकर इनकी मजदूर या इनको मजदूर के रूप में, निर्माण कार्य के रूप में भी ले सकते हैं, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया था। इसके बाद कार्डियो समिति 1919-20 जब इन्होंने अपना सुझाव रिपोर्ट दिया, उनके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1920 बना। उस समय 1919 और 20 का अधिनियम बनना इन जेल के लिए, कारागार के लिए बहुत बड़ा एक कदम था, जिसके आधार पर ये स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया कि उस समय जो प्रांतीय सरकार होते थे उनके अधीन इन जेलों को रख दिया गया, कि इनकी संपूर्ण देखभाल या जो व्यवस्था है वो प्रांतीय सरकार करेगा। और इसी के साथ जेलों का जो विकास है थोड़ा सा रुका, क्योंकि प्रांतीय सरकार उस समय अलग थी और उनके पास संसाधन नहीं होते थे, इसलिए यहाँ पे फिर से एक जेलों का जो विकास था वो रुका। परंतु पॉलिसी का जो निर्माण था 1919 की जो सुधारात्मक समिति का निर्णय था वो मूल आधार बना, और उसके बाद बंदीगृह सुधार समिति 1946 बना। 1919 से लेकर 1946 तक यही समिति के आधार पर बंदियों के लिए प्रांतों पे बंदीगृहों का निर्माण होते रहा, और उन्हीं के आधार पर उनके सुधार और संचालन होते रही। और उसके बाद बंदीगृह सुधार समिति 1946 बना, जो उस समय जो भारत में बंदीगृहों के सुधार के लिए आवश्यक सलाह और मशवरा दिए, और उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जैसे बाल अपराधियों के साथ भिन्न प्रकार के अपराधियों का नहीं रखा जाना चाहिए, और बाल अपराधियों से एक
सामान्य व्यवहार की जानी चाहिए अनुशंसा की। साथ में उन्होंने कहा कि 1946 में जो समिति बनी उनका आदर्श जो जेल होती है उनकी स्थापना की इन्होंने सलाह दिया, ताकि आदर्श जेल स्थापित हो और अन्य प्रांत इसको अपनाए और अपराध की जो कृत्य है उसको पुनः कोई अपराधी न करे, ऐसी इन्होंने व्यवस्था करने का प्रावधान किया। और साथ में उन्होंने कहा कि इनका जो अपराधियों है उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण होना चाहिए, और ये वैज्ञानिक वर्गीकरण के कुछ उन्होंने आधार बताए, जिनमें बाल अपराधी एक अलग वर्गीकरण हो, वयस्क अपराधी अलग रखे जाए, महिला अपराधी अलग रखे जाए, आकस्मिक अपराधी अलग रखे जाए, आदतन अपराधी अलग रखे जाए और मनोवैज्ञानिक अपराधी अलग रखे जाए, और साथ में जो शारीरिक रूप से विक्षिप्त होते हैं उनके द्वारा जो अपराध किया था उनको अलग रखे जाए। ऐसा इन्होंने वर्गीकरण किया था और जो हमारे नेशनल पॉलिसी का आधार बनता है। इसके बाद स्वतंत्र भारत होती है और भारत में स्वतंत्रता के बाद जो व्यवस्था जेलों की हुई वो 1920 की जो समिति था उन्हीं निर्णयों को फॉलो किया गया, और 1920 से लेकर अब तक जो नियम अधिनियम बनाए हैं स्वतंत्र भारत के बाद इन जेलों का अध्ययन किया गया। 1955 में इनमें अध्ययन किया गया, समिति बनी, इन्होंने अध्ययन दिया और अपनी रिपोर्ट में लगभग कुछ जगहों को इन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत में अब जो जेल व्यवस्था होगी वो संपूर्ण रूप से सुधार व्यवस्था के लिए होगी। जैसे कि गांधी जी उस समय के एक अपना वक्तव्य दिए हैं कि बंदीगृह को अपराधियों के चिकित्सालय के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए, उन्हें उचित रास्ते पर लाने के लिए चिकित्सालयों में बदल दिया जाए, और साथ में बंदीगृह का जो अधिकारी है उनको चिकित्सा के रूप में, चिकित्सकों के रूप में बदल दिया जाए, ताकि अपराधी को ऐसा अनुभव हो कि वो जो अधिकारी है उसका मित्र है। 1956 में काले पानी की सजा को समाप्त कर दिया गया भारत सरकार द्वारा और इसको आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, जो अंडमान निकोबार के जगह पे दिया जाता था काले पानी के रूप में। स्वतंत्रता के पश्चात चूंकि जेल राज्य की विषय थी और जेल का जो विकास या कार्य है वो राज्यों के अधीन आ गई थी, इस कारण विभिन्न राज्यों में अपने यहाँ अलग अलग तरीके से इनके विकास के संबंध में कार्य किया जाने लगा। इसी स्वरूप में हम देखते हैं कि जेल व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया एक स्थान है जहां भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरे भाग के प्रवेश क्रमांक 3 के तहत यह राज्य का एक विषय है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका विकास करे। हालांकि भारत सरकार का गृह मंत्रालय समय समय पर इन जेलों की सुधार और सुरक्षा के लिए अनेक तरीके से मार्गदर्शन और अधिनियम और सलाह प्रदान करता है राज्यों को, और इसी के अनुरूप राज्य सरकारें अपने यहाँ स्थापित इन जेलों को जो केंद्रीय जेल के रूप में नाम से स्थापित होता है उनका रखरखाव और संचालन करते हैं। जैसे कि हम कुछ केंद्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम देखेंगे, जिसमें जेल अधिनियम 1894 जो सबसे पहले बना हुआ है 1894, ये अभी भी है और इसी के आधार पे ही इन जेलों का संचालन होता है। दूसरा, द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950 में प्रिजनर के ट्रांसफर के लिए एक जेल से दूसरे जेल कैसे कैदियों को संचालित की जाएगी, इसके लिए उन्होंने 1950 में एक एक्ट पारित किया था। और साथ में कैदी अधिनियम 2003 का एक प्रत्यावर्तन किया गया है, जिसमें कैदियों के संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा, उनको कैसे देखरेख करनी है, इनके प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है केंद्र सरकार द्वारा पारित कराकर। उसके बाद कुछ नियम इन्होंने पारित किया हुआ है, जैसे कैदियों के नियम का प्रत्यावर्तन 2004 में कैदियों के जो प्रत्यावर्तन है उनके संबंध में एक नियम पारित किया गया है जो आज संचालित है। उसी के आधार पर राज्य सरकारें अपने यहाँ इन जेलों का क्रियान्वयन करते हैं। इसके साथ उन्होंने मॉडल जेल मैनुअल 2016 में पारित किया हुआ है केंद्र सरकार ने, कि मॉडल जेल का एक मैनुअल कि कैसे हम मॉडल जेल बनाएंगे, मॉडल जेल में क्या होगा, कैसे तरीके से उसको संचालित करेंगे, ये भी इन्होंने मॉडल जेल के एक मैनुअल पारित किया हुआ है, जिसके आधार पर समस्त राज्य सरकारें फॉलो अप करते हैं और जेलों को मॉडल जेल के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ इन्होंने अनेक तरीके के सलाह मशवरा दिए हैं, जिसको हम इस रूप में देखते हैं कि जेलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 1998 में इन्होंने एक मशवरा पारित किया है, सलाह पारित किया है। दूसरे, उन्होंने 2006 में महिला कैदियों के बच्चों के सुविधाएं प्रदान कैसे की जाएगी, इस संबंध में इन्होंने सलाह और मशवरा पारित किया हुआ है। साथ में उन्हें 2006 में जेलों में सुरक्षा उपायों को मजबूत कैसे की जाए, इस संबंध में सलाह राज्य सरकारों को दिया गया है। साथ में 2006 में
कि HIV और एड्स से जो ग्रसित जेल में कैदी रहते हैं उनकी कैसे व्यवस्था की जाएगी, उनकी कैसे संवेदनशीलता की जाएगी, इस संबंध में भी इन्होंने सलाह पारित किया हुआ है। इसके साथ इन्होंने मानसिक रूप से बीमार और अंडर ट्रायल जो कैदी रहते हैं उनके पहचान कैसे की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी दिशा निर्देश 2007 में पारित किया गया है। साथ में जेल परिसर पर धूम्रपान पर निषेध या प्रतिबंध संबंधी जो निर्देश है वो 2009 में पारित किया गया है। साथ में केंद्र सरकार द्वारा कैदी का एक जेल से दूसरे जेल में कैसे ट्रांसफर होगा ये 2009 में और इस संबंध में सलाह राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। साथ में जेल प्रशासन पर व्यापक सलाहकार की नियुक्ति कैसे की जाएगी ये भी 2009 में केंद्र सरकार ने जारी किया है। साथ में जेल तोड़ने से बचने वाली घटनाओं को और जेल की सुरक्षा संबंधी जो उपाय है ये 2009 में इनको सलाह दी गई है। साथ में जेलों में ड्रग्स की जो तस्करी होती है उनकी रोकथाम कैसे की जाए इस संबंध में भी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने सलाह दी हुई है। जेलों में मोबाइल फोन का उपयोग कैसे की जानी है ये भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक नियम या मैनुअल पारित किया हुआ है, उनको सलाह दी गई है। साथ में बेस्ट जेल प्रैक्टिस कि जेल का बेस्ट प्रैक्टिस कैसे की जाए ये 2010 में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा सलाह दी गई है। जेलों में गैर सरकारी आगंतुकों को कैसे प्रवेश दिया जाए, कैसे इनको कैदियों से मिलने दिया जाए, जैसे कि कोई अध्ययन करता है, कोई शोध करता है, कोई मीडिया है, इनको मिलने कैसे दिया जाए, इन संबंध में भी इन्होंने नियम और सलाह पारित किया हुआ है जो 2011 के आसपास है। और जेलों में भीड़ न एकत्रित हो इस संबंध में भी इन्होंने अपने सलाह और नियम पारित किया गया है जो 2011 में पारित किया गया है। और जेल में गृह सुधार कैसे हो और जेल का कैदी आधार से कैसे लिंक हो, NPR से कैसे लिंक हो, इस संबंध में भी इन्होंने 2015 में एक नियम और सलाह पारित किया है राज्य सरकारों के लिए। और साथ में ये देश के सभी जिलों में CCTV कैमरा संबंधी जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इस संबंध में भी इन्होंने सलाह राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने दी हुई है। और साथ में जेलों और कैदियों की सुरक्षा और राज्य कैसे सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा जाए इस संबंध में भी 2019 में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने एक सलाह या उनको मशवरा दी हुई है जो मैनुअल के रूप में राज्य सरकारों को दी गई है। तो हम देखते हैं भारत में नेशनल पॉलिसी जो प्रेजेंस बनी है, चूंकि केंद्रीय गृह या जो हमारा बंदी गृह है वो राज्य सरकारों के अधीन होती है, तो चूंकि राज्य सरकारें इस पे अपना एक अलग नियम बनाते हैं इसको संचालित करने के लिए, चूंकि उनके अधीन होती है, परंतु फिर भी राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार इनमें जिस तरीके से हमने देखा कि भारत सरकार अधिनियम 1919-20 और बंदी गृह अधिनियम 1894 इस पे लागू होता है और इन्हीं के अनुरूप राज्य सरकारें काम करती है। तो नेशनल पॉलिसी सीधी यही है कि वो सुधारात्मक व्यवस्था चाहता है, संपूर्ण विकास के लिए अनेक सलाह अनेक नियम केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यही नेशनल पॉलिसी का आधार बनता है कि हम अपराध को रोकने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपराधी को सुधार की ओर ले जाएंगे ताकि वह पुनः फिर से समाज में वापस आए और अच्छे से सामाजिक जीवन जिए और ताकि वह समाज में ऐसी फिर से जीवन ना जिए जो अपराध के लिए फिर एक उनको अपराध की दुनिया में ले जाने के लिए कदम उठाएं। तो हमारा नेशनल पॉलिसी सुधार की व्यवस्था करता है, अपराधियों को सुधार का मौका देता है और उन गृहों को जो बंदी गृह होती है उनको एक चिकित्सालय के रूप में बदलने का प्रयास करने का सुझाव और सलाह देता है हमारा नेशनल पॉलिसी। ये इसी रूप में हम ये समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। धन्यवाद।